ये जो विश्लेषण है ना, ये दुनिया, रिश्ते और खुद को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। अगर जिंदगी की कुछ कठोर लेकिन जरूरी सच्चाइयों के लिए तैयार नहीं है तो शायद ये आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर उस पर्दे को हटाने के लिए तैयार है जिसके पीछे जिंदगी के कई बड़े राज छुपे हैं, तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। कभी सोचा है कि हम इंसानों के बर्ताव में इतना विरोधाभास क्यों है? मतलब क्यों हम एक पल में किसी की मदद करते हैं और अगले ही पल एकदम स्वार्थी हो जाते हैं? और ये भी तो एक पहेली ही है कि हमारे सबसे करीबी रिश्तों में जहाँ इतना प्यार होना चाहिए, वहाँ अक्सर इतना संघर्ष क्यों होता है? और फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सच में अपने फैसलों के मालिक हैं या फिर कोई और है जो हमारी डोर खींच रहा है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। इस रहस्य की जो पहली कड़ी है वो हमें मिलती है अरबों साल पहले के समंदर में। चलिए टाइम में पीछे चलते हैं, उस रसायनों के सूप में जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई। कल्पना कीजिए, सूरज की रोशनी और बिजली की कड़क से उन रसायनों में लगातार हलचल हो रही थी, और फिर एक दिन अचानक एक चमत्कार हुआ। एक ऐसा अणु बना जिसमें एक बहुत ही खास बात थी। वो अपनी ही जैसी कॉपी, अपनी ही नकल बना सकता था। इसे हम कहेंगे प्रतिकृति या रेप्लिकेटर। ये कोई जिंदा चीज नहीं थी, ना ही इसमें कोई चेतना थी। बस एक केमिकल था जिसकी एक अनोखी आदत थी, अपनी संख्या बढ़ाना। और यहीं से जिंदगी की कहानी की शुरुआत हुई। लेकिन ये जो कॉपी बनाने का प्रोसेस था ना, ये परफेक्ट नहीं था। कभी कभी गलतियां हो जाती थीं, जिससे नई नई तरह की प्रतिकृतियां बनती थीं। और बस यहीं से असली खेल शुरू हुआ। जो ज्यादा टिकाऊ थी वो बची रहीं, जो तेजी से अपनी कॉपी बना सकती थी उनकी संख्या बढ़ गई। मतलब हर प्रतिकृति का बस एक ही स्वार्थ था, बने रहना और अपनी ज्यादा से ज्यादा नकल बनाना। और अब सबसे बड़ा खुलासा, वो जो पुरानी प्रतिकृतियां थीं वो आज के जीन्स हैं, और उन्होंने खुद को बचाने के लिए बड़ी बड़ी जटिल मशीनें बनाई हैं। हम और दुनिया के सारे जीव जंतु। इसे ऐसे सोचिए, असली मालिक तो वो जीन्स हैं जो हमारे शरीर के अंदर बैठे हैं। हम सिर्फ उनके बनाए हुए वाहन हैं, एक गाड़ी जिसे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम खत्म हो जाते हैं पर वो अमर हैं। तो फिर हमारी भावनाएं क्या हैं? हमारे इमोशंस, वो असल में जीन्स के हाथ में मौजूद रिमोट कंट्रोल के बटन्स हैं। प्यार, डर, खुशी, ये सब हमें वो काम करने पर मजबूर करते हैं जिनसे जीन्स के बचने और फैलने की संभावना बढ़ जाए। सेक्स की इच्छा इतनी मजबूत इसीलिए होती है क्योंकि ये जीन्स के लिए अपनी कॉपी बनाने का सबसे सीधा रास्ता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी पहेली सामने आती है। अगर जीन्स इतने ही स्वार्थी हैं, तो फिर दुनिया में निस्वार्थ भाव और कुर्बानी जैसी चीजें क्यों दिखाई देती हैं? इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। जो व्यवहार हमें निस्वार्थ लगता है, वो असल में जीन के लेवल का स्वार्थ है। इसे समझने के दो तरीके हैं, एक है रिश्तेदारों का चुनाव और दूसरा है पारस्परिक परोपकार। दोनों ही रणनीतियां जीन को जिंदा रखने में मदद करती हैं। रिश्तेदारों के चुनाव को इस एक नंबर से आसानी से समझ सकते हैं। माता पिता और बच्चे में 50% जीन्स एक जैसे होते हैं। इसलिए एक माँ जब अपने बच्चे के लिए कोई त्याग करती है तो वो असल में अपने जीन्स के उस आधे हिस्से की रक्षा कर रही होती है जो बच्चे में है। ये निस्वार्थता नहीं, बल्कि जीन के स्तर का गहरा स्वार्थ है। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि यही स्वार्थ हमारे सबसे करीबी रिश्तों में होने वाले झगड़ों की भी वजह बताता है। देखिए, नर और मादा दोनों का लक्ष्य एक ही है, अपने जीन्स को आगे बढ़ाना। लेकिन उनकी रणनीतियां, उनके तरीके अलग अलग हैं। मादा के लिए बच्चे पैदा करना एक बहुत बड़ा निवेश है, इसलिए वो गुणवत्ता पर ध्यान देती है, जबकि नर के लिए ये सस्ता है, इसलिए उसका जीन उसे मात्रा पर ध्यान देने के लिए उकसा सकता है। यहीं से लिंगों का संघर्ष शुरू होता है। और यही संघर्ष हमें परिवार में भी साफ साफ दिखता है। माता पिता अपने सभी बच्चों में संसाधन बराबर बांटना चाहते हैं, क्योंकि हर बच्चे में उनके 50% जीन्स है। लेकिन हर बच्चा खुद से तो 100% जुड़ा है ना, इसलिए वो अपने भाई बहन से ज्यादा संसाधन चाहेगा। और यहीं से भाई बहनों की प्रतिद्वंदिता शुरू होती है। लेकिन इंसानी कहानी सिर्फ जीन्स तक ही सीमित नहीं है। अब कहानी में एक दूसरा मोड़ आता है। एक नई तरह की प्रतिकृति भी है, जो जैविक नहीं बल्कि सांस्कृतिक है।
और वो हमारे दिमाग पर कब्जे के लिए लड़ रही है। रिचर्ड डॉकिंस इसे मीम कहते हैं। ये सांस्कृतिक विरासत की एक इकाई है, एक विचार, एक गाना, कोई मान्यता जो नकल के जरिए फैलती है। जैसे जीन शरीर से शरीर में छलांग लगाता है, वैसे ही मीम दिमाग से दिमाग में छलांग लगाता है। और बिल्कुल जीन्स की तरह ही एक सफल मीम के भी वही गुण होते हैं। उसकी सही सही नकल होनी चाहिए, उसे तेजी से फैलना होता है और लंबे समय तक टिके रहना होता है। मीम को भी बस अपनी कॉपी बनाने से मतलब है, चाहे वो विचार अच्छा हो या बुरा। हमारा दिमाग इन मीम्स के लिए एक जंग का मैदान है। तो इन सब बातों के बाद सबसे जरूरी सवाल ये उठता है, क्या हम बस कठपुतलियां हैं जिनकी डोर जीन्स और मीम्स के हाथ में है? इसका जो नतीजा है वो हैरान करने वाला है और ताकत देने वाला भी। हाँ, हम एक तरह की कठपुतलियां हैं, लेकिन हम खास हैं। हम वो कठपुतलियां हैं जो अपनी डोरियां देख सकती हैं। कोई और जानवर ये नहीं कर सकता, लेकिन हम इंसान अपनी चेतना की वजह से ये समझने की क्षमता रखते हैं कि हम जीन्स और मीम्स के बनाए हुए हैं। और बस यही समझ, यही ज्ञान हमारी आज़ादी का रास्ता है। जिस पल हम ये जान जाते हैं कि हमें कौन चला रहा है, उसी पल हमें उसके खिलाफ जाने की ताकत मिल जाती है। ज्ञान ही शक्ति है, और यही हमें अपने स्वार्थी जीन्स और नुकसान पहुंचाने वाले मीम्स के खिलाफ विद्रोह करने की क्षमता देता है। तो हम सिर्फ वाहन नहीं हैं, हम वो वाहन हैं जो अपने ड्राइवर को हटाकर खुद स्टीयरिंग व्हील थाम सकते हैं। और यही इंसान होने की सबसे बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ा मौका भी। सवाल सिर्फ एक है, क्या हम ऐसा करना चाहेंगे?